नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन पार्ट 10 लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। और ये बेसिकली सारा एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। तो जो मिनिमम है कोर्स के लिए वो आज कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी मैंने पहले ही आपको कंप्लीट कर चुका हूँ और जो छोड़ना है वो तो मैं पहले बता दिया हूँ कि 20-21 में ये दो जो इस चैप्टर का 2 टॉपिक है उसको हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, ये पेज 13 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो आपको याद होगा, ये हम लोग एक्टिविटी में आपको मैंने बताया था। तो ये जैसे कॉपर सल्फेट है, जैसे ही आयरन उसमें हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बना लेता है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है और जब ये आयरन से कॉपर जो है, कॉपर को जब आयरन डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाता है तो इसका कलर जो है वो ग्रीन है। तो यही कारण है कि जो वो बोला जा रहा है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो चेंज हुआ, जो कलर में कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, तो वो यही इस रिएक्शन के कारण ही होता है क्योंकि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है और ये आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। ये हम लोग एक्टिविटी में भी देखे थे। फिर एक छोटा सा सवाल बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिव इन एक्टिविटी 1.10। तो हम लोग इस एक्टिविटी को देख चुके हैं और इस एक्टिविटी में एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। जो रिएक्शन था वो था Na सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पे NaCl और BaSO4 का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अलावा, मतलब ये तो दिया ही हुआ है, तो इसके अदर देन में बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जब रिएक्ट करता है CaCl2 से तो ये प्रोडक्ट बनाता है NaCl एंड CaCO3। ये है। इसके अलावा इसको बैलेंस कर लीजिएगा। मैं बैलेंस हर रिएक्शन को, बल्कि कोई भी रिएक्शन को नहीं करता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप इससे प्रैक्टिस भी आप कर लें बैलेंसिंग का, जो कि स्टार्टिंग के 2-3 क्लास में मैंने आपको बैलेंसिंग के बारे में बहुत बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे तीसरा जो प्रॉब्लम है इसमें बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सोडियम था ये अकेला था, इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड कर गया। तो ऑक्सीजन का ऐड ऑक्सीडेशन, अब मैंने आपको बताया था कि जब 2 रहेगा तो दूसरा अपने आप रिडक्शन हो जाएगा। तो एक चीज़ ये भी फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये O2 मॉलिक्यूल मैंने आपको पहले बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट रहा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कहीं भी, तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। दैट मीन्स H2 या O2 के रूप में या तो रिएक्टेंट में हो या तो प्रोडक्ट में, तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। लेकिन अगर यही 2 कंपाउंड के फॉर्म में रहा तो आपको इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। ये इसको मैं बार बार जब भी बता रहा हूँ, जहाँ भी मौका मिल रहा है तो मैं इस चीज़ को आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में गया तो ऑक्सीजन चला गया, तो ऑक्सीजन ये लॉस किया तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। फिर से वही चीज़, H2 यहाँ पे किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इस कारण से ये आपका इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वो डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन डिपेंड करता है, लेकिन चेंज होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हम लोग आगे हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में। तो कुछ प्रॉब्लम में बता दिया था, लेकिन पहला जो है ये ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए PbO जो है कार्बन से रिएक्ट करके Pb और CO2 बनाता है। तो अगर इसको हम लोग देखें PbO प्लस कार्बन,
तो ये Pb प्लस CO2 का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, लॉस किया है और इसमें ऐड हुआ है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो PbO क्या हो रहा है, ये हो रहा है गेटिंग रिड्यूस, और कार्बन क्या हो रहा है, तो जो वर्ड इसमें इस्तेमाल किया इसलिए से मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो यहाँ बोल रहा है लेड गेटिंग रिड्यूस, ये जो कि गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये सही है। तो इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए एंड बी, जो कि सही है, यानी कि जो इसका आंसर होगा ये होगा। बाकी क्यों नहीं होगा, ठीक है, ए इनकरेक्ट है लेकिन सी तो इनकरेक्ट नहीं ना है, ये तो सही है, इसलिए ये गलत है। फिर से वही, ए और बी इनकरेक्ट है लेकिन सी इनकरेक्ट नहीं है, और ऑल तो है नहीं, दो स्टेटमेंट तो इसका सही भी है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए, ये पूछा जा रहा, तो ये देखिए देख के ही समझ में आ रहा है कि एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस करता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बात होता तो यहाँ पे देखिए ये आयरन ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन चला गया, तो ये हो गया रिडक्शन, और एल्युमिनियम जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। तो देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का है वो एसिड बेस्ड सॉल्ट है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या ऐड किया जाए, आयरन। तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये बनाएगा आयरन क्लोराइड और H2। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आयरन इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। तो अगर ये रिएक्शन का टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बात कीजिएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ भी होगा। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन इससे क्या हो गया, हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और एक मिनट, ये जो है ये यहाँ गया है, ये हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ आयरन है, आयरन के साथ क्लोरीन ऐड हुआ है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और इसका हुआ रिडक्शन। इसलिए मैं आपको पहले ही बताया था कि आप जितना आपका बेसिक कंसेप्ट है ना उससे आप एग्जैक्टली चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये -1 है और ये +1 है, और यहाँ पे जब दोनों सेम होता है तो 0 होता है, तो ये +1 से 0 हुआ, दैट मीन्स कि ये घटा है, इसलिए इसका रिडक्शन, और यहाँ पे इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ये तो एक बात हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ये ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि आयरन क्लोराइड बना और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, बाकी जो भी है वो गलत हो रहा है, क्योंकि यही इसका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा 8 नंबर इसलिए क्योंकि इसके पहले का जो भी है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो देखिए, अगर मैं जो स्टार्टिंग के क्लास में आपको बताया था कि एक बार आप जरूर से निगेटिव और पॉजिटिव आयंस को याद कर लें, तो ये सारा फार्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो देखिए पोटेशियम का क्या होता है K+, और ब्रोमीन का होता है -1। अगर नहीं भी किए तो ऐसे ही करके आप याद करते चले जा सकते हैं। यहाँ पे Br2+, ये I-। तो प्रोडक्ट जो बना वो पहले रिएक्टेंट लिखते थे, दोनों का सेम है, तो KBr प्लस BaI2 बोरियम आयोडाइड, फिर पोटेशियम आयोडाइड तो Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड तो BaBr2 हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग मैं आप पे छोड़ता हूँ। और जहाँ तक ये बोला जा रहा है कि टाइप बताने का,
तो ये सिंपल आप समझ में आ रहा है कि आयन का एक्सचेंज हुआ, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट। जो डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था वो आयन का एक्सचेंज हुआ। देखिए ये इसकी जगह पे दोनों एक दूसरे एक्सचेंज किए हैं, इस कारण से ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जिंक कार्बोनेट्स तो ZnCO3। अब ये कैसे होता है, क्योंकि Zn का होता है 2+ एंड कार्बोनेट का होता है 2-, और प्रोडक्ट में बना जिंक ऑक्साइड तो ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन CO2। अब इसको अगर आप सिंपल सा समझे तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक कंपाउंड जो है वो टूट के प्रोडक्ट में दो से अधिक, यही डिफिनेशन है, तो 2 भी बन रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन तो Cl2, प्रोडक्ट में बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर कट हो गया। अब यहाँ पे जो डी है मैग्नीशियम, दैट मीन्स Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस दैट मीन्स H2। तो अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप उसको जान लें तो ये जितना भी लिटरेचर में लिखा हुआ कंपाउंड रहेगा उसको आप आसानी से लिख लीजिएगा, और बेसिक आपका क्लियर रहेगा, तो ये सारा चीज़ तो आप पहचान ही लीजिएगा कि कैसे होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ तो मैंने इसको लिख दिया, लेकिन ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं व्हाट डज मीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होगा जिसमें कोई भी रिएक्शन होने से एनर्जी रिलीज हो, तो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, और इंडोथर्मिक वो होगा जिसमें कि हमको एनर्जी देना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि इन जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक है, और जो डिकम्पोजिशन है वो आपका इंडोथर्मिक है। लेकिन इन जनरली मैं बताया था, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे आपको ये चीज़ होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं इसको लिख दिया हूँ जो भी डिफिनेशन है उसके कारण, और एग्जांपल भी दिया हूँ कि यहाँ पे देखिए कंबाइन किया, तो ये जो इतना एनर्जी रिलीज हुआ इसके कारण ये एक्सोथर्मिक है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन का ही एग्जांपल दे दिया हूँ, लेकिन ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका रिएक्शन है इंडोथर्मिक है, और जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे आप जो भी अभी भी जो एक हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखें ZnCO3, तो ZnO एंड प्लस CO2 का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये सारा इसमें एनर्जी लग रहा है। हीट के रूप में लगे, लाइट के रूप में रखें, या इलेक्ट्रिसिटी आप हम लोग दें, वो किसी भी फॉर्म में वो होगा तो आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये है, इसको आप लिख लीजिएगा, और इसको अब तो आप जानते भी हैं, मैंने इसको डिस्कस पहले भी कर चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाई इज रेसिप्रेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो देखिए जो भी रेस्पायरेशन रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन फाइनल स्टेज का है। मैंने आपको एक बार बीच में बताया था कि ये क्या है, ये ग्लूकोज है। तो हम लोग जो भी खाते हैं, मेनली रूप से जो आपको मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, वो अंतिम में टूट के ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 H2 और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है हमारे बॉडी को, और यही रिएक्शन को हम लोग नाम दिए हैं रेस्पायरेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे हो गया, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा वो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो इसको केवल आपको ध्यान रखना होगा कि ग्लूकोज जो O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस H2 और एनर्जी बनाता है, वही रिएक्शन आपका रेस्पायरेशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए ये चीज़ तो मेरे ख्याल से जो डिफिनेशन है उससे भी क्लियर है
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट एक कंपाउंड रहेगा और वो प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक बनेगा, जबकि कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट बनेगा और प्रोडक्ट जो है सिंगल फॉर्मेशन होगा, है ना। और इन जनरल का भी बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन जनरली आपका एनर्जी रिलीज होगा, और अगर डिकम्पोजिशन आप करते हैं तो उसमें आपका एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए H2O जो है, यहाँ इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये H2 और O2 बनता है, और यहाँ जो हम लोग एनर्जी देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं, चाहे जिस फॉर्म में भी दें, लेकिन एनर्जी हम लोग दिए। और यहाँ जब ये कंबाइन करता है सेम तो एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन का, और ये एग्जांपल हो गया आपका डिकम्पोजिशन का। तो इन जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप बोल सकते हैं कि वो एनर्जी लेता है, और दैट मीन्स कि वो इंडोथर्मिक हुआ, और कॉम्बिनेशन जो है एक्सोथर्मिक हुआ, उसमें एनर्जी रिलीज होता है। और साथ ही साथ डिफिनेशन से भी हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एकदम जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए मैं आपको बताया था कि एनर्जी लगेगा लेकिन इसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप हीट किए मतलब वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, लाइट दिए जैसे सनलाइट से एक रिएक्शन में आपको बताया था क्लोरोफिल का जो प्लांट में रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जैसे ये थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब यहाँ पे हम इसको हीट किए तो ये प्रोडक्ट हमारा बना। डिकम्पोजिशन बाई लाइट तो यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये तीनों का अलग अलग एग्जांपल है, लेकिन ये सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और अल्टीमेटली इसमें हम ये बोल सकते हैं कंबाइन में कि इसमें एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये हम बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं। ये सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट में आपको बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में एक हाई रिएक्टिव जो एक हाई रिएक्टिव जो मेटल है वो अपने से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, अपने से लो। जैसे कि ये रिएक्शन है यहाँ ZnSO4 प्लस कॉपर रिलीज होता है। इसमें क्या होगा कि जिंक जो है हाई रिएक्टिव है कॉपर से, इसको डिस्प्लेस कर दिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि आयन का एक्सचेंज होगा, यानी सोडियम चल जाएगा बेरियम की जगह पे, बेरियम यहाँ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा BaSO4 एंड प्लस NaCl। तो इक्वेशन भी लिख दिए हम, और इसका डिफिनेशन देके आप जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का किए थे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट लिख के उसका डिफिनेशन और ये एग्जाम्पल, सिंपल, ये आपका क्लियर हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें बोला जा रहा है 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बोल रहा है, यानी AgNO3। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला लिखना ही। तो अगर आप जानते होंगे तो NO3 माइनस में होता है, Ag प्लस में होता है, तो सिंपल AgNO3 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कॉपर को डाल दिए, कॉपर डाले तो ये इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो कॉपर का 2 होता है तो CuNO3 का होल ट्वाइस हो गया, क्योंकि Cu जो है हमको 2+ में लेना है, और यहाँ सिल्वर निकल गया। तो यही आपको बोल रहा है कि रिकवरी ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर यहाँ हमको मिल गया। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यही आपका ये थ्योरी दिया और उसका रिएक्शन जो इन्वॉल्व है तो ये यही है। तो यही छोटा छोटा आप जब लिखना जानिएगा तो आगे चलकर जब आपको बड़े बड़े रिएक्शन आएंगे तो वो आपको यही अभी से ही आदत बन जाएगा, तो वो आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए जैसे जैसे मैं जितना भी रिएक्शन बताया हूँ सब रिएक्शन को जानना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी जो भी आपका लिमिट है 10th क्लास में, तो आपको जितने भी आयंस हैं 9th में जो मैं बताया था उसको याद कर लें, सब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। ये हम लोग जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन होता है, कि वैसा रिएक्शन जब कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है और वो आपका नीचे बैठ जाता है सॉलिड के रूप में,
जो इनसॉल्युबल ही होता है सॉल्यूशन में, तो वो प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन आप आसानी से देख लीजिएगा। और प्रिसिपिटेट रिएक्शन का जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का है उसमें से एक ना एक प्रिसिपिटेट बनता ही बनता है। तो जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो है ये प्रिसिपिटेट है। एक और एग्जांपल Na2SO4 प्लस, जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसी को बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद रखें। NaCl प्लस BSO4, तो यहाँ पे ये जो बनता है सॉलिड, यही प्रिसिपिटेट है। और एक प्रिसिपिटेट का आप अगर याद कीजिए तो मैं बताया था कि जो पोटेशियम आयोडाइड जब हम डालते थे, जो एक्टिविटी में हम लोग डिस्कस किए थे, आपका वो एक्टिविटी था आपका 2 नंबर एक्टिविटी, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड हम लोग डालते हैं। तो लेड आयोडाइड जो पोटेशियम नाइट्राइड, दैट मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि याद कीजिए उस रिएक्शन को, तो PbNO3 का होल डाइस था और पोटेशियम आयोडाइड था। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा था PbI2, ये सॉलिड, यही प्रिसिपिटेट था। और यहाँ KNO3 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये येलो कलर का आपको नीचे बैठते हुए मैंने आपको बोला भी था कि यूट्यूब में इसको वीडियो देखिए तो आपको दिखता था कि वो कैसे बैठ रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स। तो सिंपल सा बात है, ऑक्सीडेशन क्या है? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन जो है हम लोग ये जानते हैं, और उसी के तुलना में रिडक्शन क्या है? तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी कंपाउंड लॉस करता है, कोई भी मॉलिक्यूल लॉस करता है ऑक्सीजन का, तो रिडक्शन हुआ, और अगर गेन करता है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसका एग्जांपल अगर देखें हम, तो CO2 प्लस H2, तो प्रोडक्ट बनाएगा CO प्लस H2O। तो आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, अगर हम ऑक्सीडेशन का दे रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल, तो H2 जो है ये यहाँ पे गेन किया है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। और दूसरा अगर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, तो कॉपर प्लस O2, तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरीक़ा से अगर रिडक्शन का देखें, तो CO2 प्लस H2, वही एग्जांपल CO प्लस H2O, तो क्या है? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये लॉस किया है, इसलिए इसका हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन 2 था, यहाँ 1 हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल वही देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस H2, तो ये बनाया कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में 1 था, यहाँ पे ये लॉस किया है, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो ये इसका 2 एग्जांपल हो गया। तो देखिए ऑक्सीडेशन का और भी डेफिनेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस रिस्पेक्ट में वो आपसे पूछ रहा है, उसी रिस्पेक्ट में आपको उसका डेफिनेशन देना होगा। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि 18, 90, 20 आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो ये जो साइनी ब्राउन होता है वो मेटल है आपका कॉपर। ये ऑक्सीजन में जब आता है बर्न होके कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये जो जब ये प्योर रहता है तो इसका कलर होता है साइनी ब्राउन, और जब ये कंपाउंड के रूप में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया ये, और जो कंपाउंड फॉर्म किया है वो है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो बेसिक चाहिए 10th क्लास के लिए, जो मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको NCERT का एक एक चीज़ समझना है, और उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली, एक्टिविटी, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, तो आपको जितना कंसेप्ट चाहिए वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप रेफरेंस बुक का प्रॉब्लम बना सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप क्वेश्चन बैंक का बनाइए। तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो और डालूंगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपका जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन वो रहेगा, और या रेफरेंस बुक से कुछ क्वेश्चंस मैं डालूंगा। तो वो वीडियो
मैं अभी नहीं डालूंगा। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, अच्छा से जान लीजिए, उसको एज अ टेस्ट ट्रीट आप कीजिएगा। आप उसको कैसा होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, तो आप उसको पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, पहले बनाइएगा, उसके बाद फिर जब मैं आगे सॉल्यूशन बताऊंगा तो उससे आप मैच करिएगा। तो उसके लिए पहले आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और जो भी मैं बताया हूँ उसको ध्यान से देखिए। जो कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी कीजिए कुछ कुछ चीज़ें। बाकी मैं जैसे जैसे डे टू डे न्यू वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार करते जाऊंगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नया नया ये वीडियो बनाने में मुझसे, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम से जैसे जैसे जितना ही मैं ज़्यादा बनाऊंगा उतना ही ये अच्छा से बनते चला जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर चैप्टर को क्लियर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया। सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए, एक्टिविटी डिस्कस कर लिए, और थ्योरी भी मैंने बता दिया सब कुछ। इसको अच्छा से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा वो नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट का होगा, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एक्टिविटी को भी बताते ही चलूँ साथ ही साथ में। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए। थैंक यू।